इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ, सबसे पहले आपको बताएंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है, डिस्कस करेंगे ये। फिर रिसर्च प्रॉब्लम इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेप्स क्या होती है रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने की, एक एग्जाम्पल लेंगे, और फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम के। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो पॉइंट है, रिसर्च प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट क्यों है, स्टेप्स क्या हैं, और एक गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम के, ये तीन कुछ ऐसे एरिया है जिनसे अक्सर देखा गया है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन करके आते हैं। तो चलिए, रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि कॉपी पेन ज़रूर अपने पास में रखें, नोट्स बनाएं, क्योंकि पूरा आपको डाटा यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। इसके बाद आपको कोई और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, ये तो हमारी रिसर्च प्रोसेस की स्टेप्स है जो हमने क्लास 4 में, मतलब कि हमारी जो क्लास 4 हुई थी उसको हमने डिस्कस किया था उसमें। आज हम देखने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, पहली स्टेप को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो व्हाट इज़ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम है क्या, ये देखते हैं। अ रिसर्च प्रॉब्लम इन जनरल रिफर टू सम डिफिकल्टी विच अ रिसर्चर एक्सपीरियंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइदर थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल सिचुएशन एंड वांट टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन फॉर द सेम। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टी जो रिसर्चर फील करता है थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली, जो भी वो काम कर रहा है, अगर उसे लगता है कि हाँ भाई यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को आपको डिफाइन करना रहेगा, ठीक है। तो डिफिकल्टी फेस्ड बाय एनी रिसर्चर कैन बी फॉर्मुलेट इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। कहीं भी आपको लग रहा है कि किसी नॉलेज में गैप है, तो उस गैप को फिल करने के लिए आप जो है एक रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हैं भाई, कि इस चीज़ को इस चीज़ से कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट होगी, तो विद द हेल्प ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, क्या वहाँ पर प्रॉब्लम है उसको फॉर्मुलेट करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या है, डिफिकल्टी विच रिसर्चर एक्सपीरियंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइदर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सिचुएशन वांट टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन फॉर द सेम। जैसे कि हमेशा मैं जो एक एग्जांपल लेती हूँ, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है कि सपोज किसी एरिया में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो ये आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी। अब किन कारणों से नहीं जा रहे हैं वो आपको वहाँ पर जा कर के देखना पड़ेगा, और फिर उस ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए एक रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी, जो कि उस स्टडी को वो जो आप देखेंगे वहाँ पर कि क्यों नहीं जा रहे हैं उसको जो है डिलिमिट करेगी। अब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, आप हर एक रीज़न पे तो स्टडी नहीं कर सकते, तो कुछ स्पेसिफिक रीज़न आप चूज़ करेंगे, एक या दो वेरिएबल्स को इस तरीके से चूज़ करेंगे कि भाई ये रीज़न हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप आपकी रिसर्च प्रॉब्लम बनाएंगे। तो जब तक आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा तब तक आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। बिल्कुल मैं आपको एरिया वाइज जो है एग्जाम्पल बताऊंगी। तो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट जो है डेफिनेशन दी गई हैं अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट और थिंकर्स के द्वारा, उनको देखते हैं आर.एस. वुडवर्थ ने क्या बोला है, प्रॉब्लम इज़ अ सिचुएशन फॉर विच वी हैव नो रेडीमेड सॉल्यूशन। तो कोई भी प्रॉब्लम क्या है, ऐसी सिचुएशन जिसके लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, उसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉब्लम। और उसी को आप क्या कहते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम। जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे, रिसर्च प्रॉब्लम। नाउ जॉन डीवे ने क्या कहा है, अ प्रॉब्लम रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशंस एक्वायर्ड बाय रिसर्चर एंड सीक सॉल्यूशन फॉर इट। तो प्रॉब्लम क्या है, अ प्रॉब्लम रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशंस, एक कुछ इन्फॉर्मेशन जो रिसर्चर को मिलती है जिसके लिए उसे सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, प्रॉब्लम कहते हैं। ये किसने दिया है, जॉन डीवे ने दिया है। देखिए फ्रेंड्स, इसको नोट ज़रूर करिए कॉपी में, क्योंकि कई बार क्या होता है, डेफिनेशन दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये फेमस डेफिनेशन किसने दी है। ऐसा एजुकेशन के पेपर में तो बहुत होता है। पेपर 1 में पहले 2015 के पहले ये ऐसे क्वेश्चन पैटर्न काफ़ी देखे गए हैं, ठीक है। फिर है के पर्सन ने क्या दिया है डेफिनेशन, अ प्रॉब्लम इज दैट सिचुएशन वी मॉडिफाई विल ब्रिंग सॉल्यूशन इन द डिफिकल्टी। तो प्रॉब्लम क्या है, अ प्रॉब्लम इज द सिचुएशन इफ वी मॉडिफाई इट, एक सिचुएशन को अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो वी विल ब्रिंग सॉल्यूशन इन द डिफिकल्टी, उसको इन्होंने प्रॉब्लम
बोला है। नाउ गिब्सन ने क्या बोला है, प्रॉब्लम इज रियली अ स्प्रिंग बोर्ड फॉर अ लीप इनटू द अननोन। किसी अननोन को, मतलब कि अज्ञात चीज़ों को जानने के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह है प्रॉब्लम। मतलब अगर आप प्रॉब्लम को आप समझने लग गए, प्रॉब्लम के इससे कंसर्न रहेंगे, तो वो एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह है। अगर उस प्रॉब्लम को समझेंगे तो वो आपको जैसे स्प्रिंग बोर्ड पे जैसे कैसे चढ़ते हैं तो कूद के आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, ऐसे ही हम अननोन से नोन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये किसने कहा है, गिब्सन ने कहा है। स्प्रिंग बोर्ड क्या होता है, ऐसा एक बोर्ड होता है, उसके नीचे स्प्रिंग लगी होती है। ठीक है, ऐसे। तो अगर आप इसके ऊपर जंप करेंगे तो क्या होगा, कूद करके आगे चले जाएंगे। तो ऐसे ही प्रॉब्लम है, अगर आप प्रॉब्लम को फेस करेंगे, उसको तो अब देखते हैं रिसर्च प्रॉब्लम कुड बी वन और कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो एक रिसर्च प्रॉब्लम में क्या हो सकता है, एक रिसर्च प्रॉब्लम क्या करती है, उसमें किस तरीके की चीज़ें होती है, अगर ये समझना चाहें हम, तो एक रिसर्च प्रॉब्लम में इट फिलिंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज गैप और गैप इन द नॉलेज। तो नॉलेज में जो गैप होता है उसको फिल करने का काम कौन करता है, रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब आप रिसर्च प्रॉब्लम किन मुद्दों पर बनाते हैं, जहाँ पर आपको लगे कि भाई एक चीज़ और दूसरी चीज़ में कहीं नॉलेज का गैप है, तो आपने उसको कनेक्ट करा। ठीक है। दूसरा, नॉलेज ऑफ द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द नेचर एंड फिनोमिना। तो नेचर या कोई भी फिनोमिना, कोई भी घटना हो रही है, तो उसमें डिफरेंट फैक्टर किस तरीके से रिलेटेड हैं, उनके रिलेशनशिप बताती है क्या, रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब कि जब आप रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हैं तो उसमें कुछ दो फैक्टर्स आपस में जुड़े होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर फिनोमिना या किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हिंदी वाले फ्रेंड्स मेरे यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। नाउ, टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ न्यू एंड ओल्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, थ्योरीज और बिलीफ। और रिसर्च प्रॉब्लम में स्टेटमेंट किस तरीके का होता है, टेस्टिंग करता है, वेरिफिकेशन करता है नए और पुराने नॉलेज का, थ्योरीज और बिलीफ का। तो एक रिसर्च प्रॉब्लम में आप ये चीज़ें भी देख सकते हैं। द नीड फॉर द थ्योरी कंस्ट्रक्शन, थ्योरी कंस्ट्रक्शन भी आपको वहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है रिजोल्यूशन एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग्स एंड क्लासिकल प्रॉब्लम्स। और कहीं पर कोई सी रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी भी होंगी जो आपको क्लियरिफाई करेंगी कुछ चीज़ों को। अगर कोई चीज़ें ऐसी है कि जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, तो कुछ ऐसी रिसर्चेस भी होती हैं जहाँ पर आपको जो पढ़ने के बाद आपको चीज़ों की क्लैरिटी आ जाती है कि भाई हाँ, ये चीज़ इस तरीके से रिलेटेड है और ये चीज़ इस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी जो फाइंडिंग्स होती हैं उनको क्लैरिफाई करना, उनको रिजोल्यूट करना वाली भी रिसर्च प्रॉब्लम्स होती हैं। और नेक्स्ट होता है इन्फॉर्मिंग चेंजेस इन प्रेजेंट प्रैक्टिस। और नए समय में क्या क्या चीज़ें आ गई है, किस तरीके की प्रैक्टिस की जा रही हैं, वो भी किस में मिल जाएगा आपको, रिसर्च प्रॉब्लम में मिल जाएगा। जैसे कि हाउ टू यूज़ द टिश्यू कल्चर मेथड्स इन डिफरेंट प्लांट्स। तो ये क्या हो गया कि प्रेजेंट जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं, वो आप बता सकते हैं अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के थ्रू। ठीक है। तो इस तरीके के रिसर्च प्रॉब्लम के स्टेटमेंट रहते हैं। ये चीज़ें आपको या इनका कॉम्बिनेशन किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम में आपको मिल जाएगा। अभी एग्जाम्पल में हम लोग और डिटेल में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई रिसर्च प्रॉब्लम इज इम्पॉर्टेंट, रिसर्च प्रॉब्लम इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, सब टॉपिक कह सकते हैं इसका, कि इम्पोर्टेंस क्या है इसका। तो देखिए, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ एनी रिसर्च प्रॉब्लम। तो ये हम जानते हैं कि रिसर्च प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। और दोस्तों, अगर शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा ही होता है, ऐसा बोला जाता है। तो अगर आपकी रिसर्च प्रॉब्लम अच्छी होगी, अच्छी तरीके से फॉर्मुलेटेड होगी, कंसाइज होगी, उसमें जो आप रिलेशन बताना चाह रहे हैं वो अच्छे से अगर आप उसको फॉर्मुलेट करेंगे, तो आपका जो रिसर्च है वो बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। अगर आपकी रिसर्च प्रॉब्लम ही गलत बनी हुई है तो आपकी रिसर्च सक्सेसफुल हो पाए इसका चांस बहुत कम हो जाता है। तो सक्सेस और फेल्यूर ऑफ रिसर्च डिपेंड ऑन अप्रोप्रिएटनेस इन बोथ द सिलेक्शन, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। इसलिए आपको सिलेक्ट करना है कि किस एरिया में रिसर्च करना है, और फिर रिसर्च प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन करना और उसको अच्छे से डेवलप करना। अगर ये तीनों चीज़ें अगर आपने सही से नहीं करी तो आपकी रिसर्च जो है गड़बड़ा सकती है। Now next है रिसर्च प्रॉब्लम प्रोवाइड डायरेक्शन एंड डिफाइंस द पर्पस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिसर्च। जैसा कि मैंने बताया कि आपको बहुत कंसाइज वे में 2 लाइन में लगभग
आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है और रिसर्च प्रॉब्लम पढ़ कर के सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए कि आपने इस रिसर्च रिपोर्ट में क्या करना चाहा है। ठीक है, तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइन होनी चाहिए। क्या पर्पस है आपका, वो आपका हेडिंग पढ़ के, टाइटल, रिसर्च प्रॉब्लम का आपका टाइटल पढ़ के ही समझ में आ जाए। और ये क्या करता है, रिसर्च को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, इसलिए रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मेशन। क्या स्टेप्स है, देखिए डायग्राम है। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका सब्जेक्ट एरिया कौन सा है। आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के, साइंस के हैं तो साइंस के, हिस्ट्री के हैं तो हिस्ट्री का। तो ये क्या हो गया, आपका ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया हो गया। फिर आप वहाँ पर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और अपने अकॉर्डिंग जो है उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे और मतलब सब एरिया के सब एरिया में आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसको डिफाइन करेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। और जब आपने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया तो आपको फिर उससे रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू करना है। भाई मान लीजिए आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, ठीक है, आपके दिमाग में वो बात आ गई, पर उससे रिलेटेड क्या काम हो चुका है ये आपको देखना होगा। तो रिसर्च प्रॉब्लम बनाने के दौरान भी आपको लिटरेचर रिव्यू करना होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा सेकेंड स्टेप तो है ही ये, रिसर्च प्रॉब्लम में भी ये थर्ड स्टेप आता है, क्या, लिटरेचर रिव्यू। तो रिसर्च प्रॉब्लम आपने आपके अकॉर्डिंग डिफाइन कर ली कि हाँ भाई मैंने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है, पर उससे रिलेटेड क्या काम हो चुका है ये आपको देखना ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं कि आपने वही रिसर्च प्रॉब्लम बना ली जो पहले जिस पर काम हो चुका है, तो आपको उससे हट के कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इट इज़ द वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड मनी। अगर आप एक ही प्रॉब्लम को, अगर जो पहले काम हो चुका है उसी को दोबारा से कर रहे हैं तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। तो नेक्स्ट आएगा लिटरेचर रिव्यू। इसके बाद क्या करेंगे, लिटरेचर रिव्यू के बाद अगर आपको लगता है कि भाई मुझे चेंज करना चाहिए, तो यहाँ पर आप जो है फिर से रीडिफाइन, यहाँ पर आप देखिए कुछ एक्सपीरियंस लोगों से अपने क्या कर सकते हैं, इस पर फीडबैक ले सकते हैं जो आपने बनाई है। ठीक है, फीडबैक लीजिए और फिर क्या करेंगे, आप इसको रीडिफाइन करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई चेंज करने की ज़रूरत है तो रीडिफाइन, देखिए डिफाइन स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, रीडिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो है ये 5 स्टेप्स हो सकती है इसकी, मेजर तो ये 3 स्टेप्स है, पर अगर लगता है कहीं आपको लगा कि भाई कुछ ज़रूरत है चेंज करने की, तो आप एक्सपर्ट से जो पहले उस फील्ड में रिसर्च कर चुके हैं उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, फीडबैक लीजिए, और अगर लगता है कि रीडिफाइन करना ज़रूरी है तो फिर रीडिफाइन कीजिए आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। होप स्टेप्स आपको समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर यहाँ पर मैंने क्या हेडिंग दिया हुआ है कि क्या क्या देखना है आपको, और यहाँ पर उसका एग्जाम्पल है, ब्रॉड रिसर्च एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे आपका यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में लिया हुआ है, ब्रॉड रिसर्च एरिया क्या है, अकाउंटिंग है। अब अकाउंटिंग के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स क्या हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनेजमेंट है, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, इन्वेस्टिगेशन, ये सब ब्रॉड सब्जेक्ट कौन सा है, अकाउंटिंग के, ये सब स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। तो आप इनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। फिर आप स्पेसिफिक मैटर ऑफ कंसर्न, रिसर्च टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। रिसर्च टॉपिक क्या हो जाएगा आपका, टॉपिक फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कहाँ से लिया इन्होंने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ब्रॉड एरिया क्या था, अकाउंटिंग, उसका स्पेसिफिक सब्जेक्ट लिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसमें इन्होंने क्या निकाला, अडॉप्टेशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को इन्होंने टॉपिक की तरह चूज करा। और इस टॉपिक में इनको क्या कमी लगी या इन्होंने क्या स्टडी करना चाहा, किस चीज़ पर रिसर्च करना चाहा, इफेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स अडॉप्टेशन ऑन कॉर्पोरेट फॉर्मेशन। तो होप आपको समझ में आया होगा कि एक ब्रॉड एरिया से हमको एक स्पेसिफिक टॉपिक चूज करना है। ठीक है, ब्रॉड एरिया से एक स्पेसिफिक टॉपिक, और इस स्पेसिफिक टॉपिक में भी बहुत सारे ऐसे सब एरिया हो सकते हैं जहाँ से हम रिसर्च प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ से हम फिर रिसर्च प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे इस तरीके से। होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। एक रिसर्च प्रॉब्लम के क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, तो ये देखिए, फ्रॉम अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू बी फॉर अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू बी इफेक्टिव इट शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ये किसने दिया है, एंड्रू एंड हिल्डेब्रैंड ने दिया है, 1982 में दिया है,
क्या बोला है इन्होंने, द प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट फील्ड नीड्स। भाई जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो रिसर्च प्रॉब्लम में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई जिस रिसर्च की ज़रूरत ही नहीं है आप वो करे जा रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ प्रॉब्लम लगे कि हाँ सच में ये एक प्रॉब्लम है तो फिर आप उसकी स्टडी करें, तो जो रिसर्च प्रॉब्लम बन के आएगी वो आपकी एक इफेक्टिव रिसर्च प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम इज़ नॉन हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल चीज़ों पर रिसर्च नहीं करनी है। जैसे कि अगर हम बोलें कि सन 2090 में 2090 में कैसी सिचुएशंस होंगी, क्या होगा, तो ये क्या हो गई, हाइपोथेटिकल चीज़ें हो गई। तो हमें फैक्चुअल चीज़ों पर जो है अपनी रिसर्च प्रॉब्लम बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, इट शुड सजेस्ट मीनिंगफुल एंड टेस्टेबल हाइपोथेसिस। जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए और उसमें जो हम लोग वेरिएबल्स ले रहे हैं, जिनकी स्टडी कर रहे हैं, वो टेस्टेबल होना चाहिए। ऐसी चीज़ों को हम स्टडी करने ना लग जाएं जो हम टेस्ट ही नहीं कर सकते, जिनको हम एक्सेस ही नहीं कर सकते, मेज़र ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम में ऐसे हमको वेरिएबल्स नहीं लेने हैं जिनकी स्टडी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए, हम उन्हें कर ही ना पाएँ, ठीक है। एंड प्रॉब्लम शुड बी रिलेवेंट एंड मैनेजेबल। रिलेवेंट होनी चाहिए, हम प्रासंगिक मुद्दों से जुड़ी होनी चाहिए, जिसका अगर आप कुछ रिसर्च करें तो भाई उससे लोगों को कुछ हासिल हो, कुछ यूज़ कर सके वो उस रिसर्च का, और मैनेजेबल हो, मतलब कि आप उसको प्रॉपर टाइम में कंप्लीट कर सके और इकोनॉमिकली भी उसको जो है आप कर सके। ऐसे ना हो कि आपने कुछ ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम या कुछ ऐसा स्टेटमेंट बना लिया कि जो आपको इकोनॉमिकली भी, मतलब पैसों से बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है कि आप उस रिसर्च को कंप्लीट ही ना कर पाएँ। और रिलेवेंट होनी चाहिए, लोगों से जुड़ी होनी चाहिए, ताकि जो आप रिजल्ट निकाल के लेकर के आए हैं उस रिसर्च प्रॉब्लम से, वो लोगों के लिए हेल्पफुल हो किसी ना किसी तरीके से। तो होप आप लोगों को ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे मोटिवेटेड। बाय।